मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द खुशियां भी बिखेर रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि आज के ना परेशानियों और टेंशन वाले इस दौर में सबसे मुश्किल काम क्या है? मेरा ख्याल है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान की वजह बनना, क्योंकि जनाब हमें कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा कि किसी के चेहरे पर नागवारी लाने की बजाय हम लोग उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की वजह बने। और ये कुदरत का असूल भी है कि इंसान जो बोता है वही काटता भी। और अगर आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बनेंगे तो कोई आपकी मुस्कुराहट की वजह बनेगा, और अगर आप किसी की परेशानी का सबब बनेंगे तो कोई ना कोई आपके लिए परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। और बाज़ औक़ात हम इंसानों के साथ अच्छा करते हैं और लेकिन उसका सिला हमें खुदा की तरफ से मिलता है, हमें अल्लाह की तरफ से वो सिला मिलता है। हमें लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें वो छोड़ देना चाहिए अल्लाह के ऊपर, तो वो हमें हमेशा अच्छा उसका रिस्पांस ही देगा। तो ये हमें चीज़ें अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जनाब अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो उसका अजर, उसका सवाब हमें अल्लाह की तरफ से मिलेगा, ना कि हमें इंसानों से तवक्को करनी चाहिए कि अगर हम उनके साथ अच्छा करें तो वो भी इन रिटर्न हमारे साथ अच्छा ही करें। नहीं कर रहा, इट्स ओके, ये आपकी नेचर है कि आप किसके साथ किस तरह की बिहेवियर करें, किस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। तो आज का बस यही एक मैंने आपको पैगाम देना था कि जनाब दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ ज़रूर पैदा करता है। और ये जनाब आज का टॉपिक था या आज का पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आगे बढ़ते हैं और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से हमने बात करनी है कि इसकी जद में जिसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां भी फैल रही हैं। और फेफड़े, आपको पता है, इंसानी जिस्म का हसास और बहुत ही अहम तरीन हिस्सा होते हैं जो जिंदगी की जमानत यानी कि सांस लेने के अमल को बरकरार रखते हैं। और जब तक सांस चलती है हमारी, तब तक हमारी जिंदगी भी रहती है। स्मॉग, फजा में आलूदगी की गैर मामूली मिकदार, सिगरेट नोशी, शीशा पीने या फिर तंबाकू नोशी की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। ये अमराज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और हर 4 में से एक पाकिस्तानी इसी आर्जे का शिकार हमें नजर आता है। अगर आलमी इदारे सेहत की बात कर ली जाए तो उनके मुताबिक 2030 में ये बीमारी दुनिया में होने वाली मजमूई अमवात की तीसरी बड़ी वजह बन सकती है। सिगरेट नोशी, धुआं, माहौलियाती आलूदगी, सांस की दायमी रुकावट की बीमारी की वजह बड़ी वजह है। तो ये दमे की वो बीमारी है जिसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें और मजीद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं और इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इसकी तशखीस करके हम किस तरह इससे निजात हासिल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इरफान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक साहब। इरफान साहब, माहौलियाती आलूदगी की जैसे मैंने बात की कि कुदरत तो हमारे पर मेहरबान होती है, बारिश भी कर देती है जिसकी वजह से स्मॉग में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, ठंडी हवाएं भी चलती है तो उसकी वजह से भी बड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है। लेकिन हमारी अपनी गफलत की वजह से स्मॉग में और आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो ये COPD जो मैं बात कर रही थी, क्या इससे लिंक करती है कि ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है? आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए था। अच्छा, सेकंड होना चाहिए था, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो COPD जिसको आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस की वो दायमी रुकावट, जिसकी वजह एक ही समझा जाता रहा जिसको कहते थे स्मोकिंग। अच्छा, तो इसको बाय डेफिनेशन कहा जाता है ये ऐसी प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज है। प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल, ओके, बिकॉज इसका रिस्क फैक्टर आपके अपने हाथ में कि आप सिगरेट पियेंगे तो आपको COPD डेवलप हो जाती है। तो ये लॉन्ग अरसे तक, बड़े लंबे अरसे तक ये काम चलता रहा। सही। ये जो बात आपने कही, ये अब रिसेंट पास्ट में इस पे फोकस आना शुरू हो गया कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है टू डेवलप COPD, एंड इट्स ट्रू नाउ। अब ये देखा गया है वो लोग जो इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में रहते हैं उनमें भी COPD होने के चांसेस जो हैं वो 8 से 12% तक। अच्छा, मतलब पहले जो है सिर्फ सिगरेट से इसको लिंक किया जाता था। जब हम COPD की बात करते थे तो हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो कंसिडर किया जाता था इन 80% ऑफ द पीपल दैट वाज ओनली स्मोकिंग। ओके, सो ये पैराडाइम शिफ्ट पिछले
5 से 7 साल में हमें नजर आया कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो स्मोक है, ये एक रिस्क फैक्टर है टू डेवलप COPD। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज द थर्ड लीडिंग काज राइट नाउ, ये तीसरी बड़ी अमवात की वजह। सही। अगर आप कंपेयर पाकिस्तान में करें, भी? ये पूरी दुनिया में, अगर आप इसको कंपेयर करें तो एक बड़ी बीमारी हमने सुनी है डायबिटीज, एग्जैक्टली, हाँ वो इससे नीचे आती है। हाँ। अभी भी जब मैंने प्रोग्राम आपको बताया लोगों को COPD, तो वो पहले सोचे हाँ। सब COPD क्या है, लेकिन वो बड़ा अच्छा आप लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया COPD सांस की दायमी तंगी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि अब तक हम पढ़ा के 10-12 साल हो गए इसमें, ये सब प्रिवेंटेबल डिजीज़, स्मोकिंग इसकी एक इम्पॉर्टेंट काज है। अब लाहौरियों को तो मैंने अब कहना छोड़ दिया कि आप सिगरेट ना पिया करें, आप सिर्फ शाम को जाकर अगर इतना शौक है तो बाहर लंबे लंबे सांस ले लो, दैट इज इक्वल टू सिगरेट। सिगरेट पी लिए जाएगी, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये डिजीज अभी भी ऑन राइज है। बाकी जितनी भी डिजीज देख ली, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो वो उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। लेकिन अच्छा। COPD और पाकिस्तान में डायबिटीज दोनों जो हैं ये अभी तक ऑन राइज चल रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रिवेंटेबल है, तो आप जो आपके पास आते भी होंगे इसके पेशेंट, आप उनको भी बताते होंगे किस तरह इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन क्या हमें करनी चाहिए, क्या मानते हैं वो लोग? क्योंकि जितने भी सिगरेट नोश हजरात होते हैं, मेरे घर में भी मेरे अब्बा जान भी हैं, उनको भी हम कहते हैं कि अगर इसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है, वो कहते हैं नहीं, अभी तक हम जिंदा है ना, तो अभी तक हम जिंदा है और आगे चलते जाएंगे, सिगरेट से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब तुसी की गल कर दो, साढ़े बड़े 150 साल जिंदा रहे। देखिए एक बात याद रखें, जो उसकी पहली सिम्टम्स है ना वो है कफ, खांसी का होना। सही। और जो स्मोकर है ना वो कफ को स्मोकिंग के साथ रिलेट कर बैठता है। उसको सबसे पहली जो सिम्टम्स आ रही होती हैं वो होती है जी खांसी का होना। वो समझता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो ये नॉर्मल कफ है, हाँ। ये किसी बीमारी की अलामत नहीं। अच्छा। एक चीज याद रखें, COPD हमने प्रिवेंटेबल कहा जब ये स्टार्ट होती है, जब ये हो जाती है इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ओके, इट्स पार्शियल रिवर्सिबल, किसी हद तक रिवर्स करती है बट फुली रिवर्सिबल नहीं है। दिस इज द डिफरेंस इसका और दमे का। हाँ। ये याद रख लें, जब COPD डेवलप हो गई है, रेड अलर्ट अब है, अब आप दवाइयां लेंगे तो किसी हद तक इस बीमारी को हम रोक सकेंगे, लेकिन हाँ जी, हाँ। लेकिन ये आगे बढ़ती रहेगी, खत्म नहीं कर सकते। एंड दिस इज द डिफरेंस, और यही प्रॉब्लम है। अब वो स्मोकर जिनको कफ हो रही है, हाँ। वो तो 5-7 साल ऐसे गुजार देते। हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। हार्डली हम ऐसा पेशेंट देखते हैं जो अर्ली स्टेज पे हो। अच्छा। हम देखते ही वो पेशेंट हैं जो वेरी सीवियर क्लासिफिकेशन में लैंड करता है, और उस वक्त तो उस बेचारे को अगर हम इस काबिल ही कर दें कि वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी कर ले तो हम इस पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये पेशेंट जिसको मुझे ये बताना है कि आप सिगरेट छोड़ें आप बेहतर हो जाएंगे, वो वाली स्टेज से तो वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। यस, एविडेंस यही कहता है कि इस स्टेज पे भी स्मोकिंग सेजेशन का फायदा है। लेकिन अगर हम ये बहुत पहले कर लें तो इस बीमारी का आगे बढ़ने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। हाँ, लेकिन किस तरह, मतलब अगर सिगरेट जो पी रहे हैं उनको अगर कहा जाए कि मतलब दायमी खांसी में काली खांसी भी आ जाती है, बलगम वाली खांसी भी आती है, तमाम तर चीजें आ जाती हैं, ये फिर डिफरेंट स्टेजेस हैं। मैं आपको हाँ समझ गया, आई गॉट योर क्वेश्चन। देखें, खांसी का होना, हाँ, सांस का फूलना, और फिर ये बढ़ते जाना, सांस का फूलना स्पेशली चलने से, और ये आगे की तरफ बढ़े। पिछले साल कम था, इस साल बढ़ गया, अगले साल और ज्यादा हो गया, तो ये इस बीमारी की तरफ जाता है। बाकी जितनी बीमारियां जिसको आप दायमी खांसी और भी बात करते हैं, उनमें जो कुछ अरसा ऐसा आता है जब वो सिम्टम फ्री हो जाते हैं। इसमें जब सिम्टम्स आ जाती हैं तो वो कम से ज्यादा और ज्यादा से और ज्यादा की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सो ये याद रखना है कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और सांस फूलना शुरू हो गया है और अब वो पहले कम था, अगले साल उससे ज्यादा हो गया, और होता पहले क्या है कि वो शख्स जो स्मोकर होता है पहले वो अपने नॉर्मल पेस पे चलता है तो उसको सांस फूलना शुरू होता है, या हो सकता है वो सिर्फ सीढ़ियां चढ़ता हो तो उसको सांस फूलता है, जिसको वो नॉर्मल कंसीडर करता है बिकॉज ऑफ द एज। बिकॉज जो COPD है ये यंग एज की बहुत कम डिजीज है, बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो यंग एज में हो सकती है। अक्सर ये 40-50 के बाद होती है, तो वो कोरिलेट करते हैं कि ये जो सांस का फूलना है ये हमारी एज रिलेटेड, हालांकि ऐसा नहीं है, ये COPD की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। सो ये वो टाइम है जब वो इग्नोर करते हैं अपनी बीमारी को, और हमारे पास उस वक्त आते हैं कि उनका सांस इतना फूल जाता है कि वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, वो अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकते, वो अपने रूटीनली वर्क जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तब वो उनको पता लगता है कि यार मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो मेरे लिए खतरनाक है। और अच्छा, दूसरा लोग फिर इसको ना रिलेट कर देते हैं कि अच्छा हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इससे हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, वो इस तरफ नहीं आएंगे कि हम लोग सिगरेट छोड़ दें। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पता नहीं क्यों हम लोगों ने एक लैंडमार्क डिजाइन कर लिया कि 60 ईयर्स आ गए तो ये चीजें होना हमारे साथ जो है ना ये नॉर्मल है, हालांकि ऐसा नहीं है।
आप ऐसा नहीं, आप बाहर जाके देखें तो 60 इयर्स के जो ख्वातीन या मर्द को देखें तो वो साइकिल भी चला रहे होते Exactly, हैं और फुल हाँ। एक्टिविटी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ वो 50 के बाद कोई भी जो शख्स है वो समझता है कि सांस का इतना फूलना नॉर्मल है, हालांकि ऐसा नहीं है। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिजीज डिले हो जाती है। ओके। तो स्मोकर को तो पहले ही उसको रेड अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर उसको खांसी रहती है, सही। ठीक है, फिर ये खांसी इस मौसम में ज्यादा होती है, सर्दियों में ज्यादा होती है। अच्छा, इसका मौसम के चेंज से ज्यादा सर्दियों में इसका सर्दियों में ज्यादा हो तो इसको अलार्मिंग ये सिचुएशन हो समझना सकता है कि वो उसको वो सीओपीडी की पहली अलामत हो और वहीं पे वो डॉक्टर से रजू करे तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो वो रिवर्सिबल हो सकती जी, है जी। अगर इनिशियल स्टेजेस पे Initial उसको stage। पकड़ा जाए तो। अगर ये इसकी लास्ट स्टेज अगर ये चली जाए तो उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? देखिए उसके बाद तो इसकी बीमारी में दो जो सबसे पहला इलाज है ना, आपको हाँ। इंटरेस्टिंग बात बताऊं। देखिए आप मैंने बताया ना कि हम पहला इलाज बताते ये थे कि सिगरेट नोशी खत्म कर। अब हम स्मोक को कैसे खत्म कराएं, ये दूसरी Exactly, फैक्टर हाँ। आ गया। प्लस वैक्सीनेशन, जिसको मैं बारहा कहता हूँ अपने लोगों को कि इन लोगों में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और अब तो जो नई गाइडलाइन आई है उसमें पर्टूसिस एक नई डिजीज़ थी जो हम पहले दिया करते थे, अब उनको अडल्ट में भी दे दिया। कोविड-19 की होगी, अच्छा। नमूनिया की होगी, फ्लू, ये 4 वैक्सीनेशन रिकमेंड कर दी गई। उसके बाद ये है कि वो इस बीमारी से रिलेटेड और भी इसमें जो जिस्म के अज़ा वो शामिल हो सकते हैं, इसमें हार्ट इन्वॉल्व भी हो सकता है, तो आपको उसको फोकस करना होता है। ओके। और फिर एक टाइम तो गॉड फॉरबिड ऐसा भी आता है कि उनको आप लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे डाल देते हैं। आपने देखा होगा बाहर के अक्सर मूवीज में कुछ लोग होते हैं जो ऑक्सीजन लगा के नॉर्मल हल्की फुल्की वॉक कर देते हैं, ये वही पेशेंट हैं जो सीओपीडी का शिकार होते हैं। और ये ओके। आप अगर ये सीज़न आप हमारी इमरजेंसी का विजिट करें तो सबसे ज़्यादा जो बल्क होता है वो सीओपीडी का ही इन्हीं सीज़न में हमारे पास आ रहा होता है। लेकिन आजकल नौजवानों में भी तो ये सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक फैशन, में तो कहूँगी फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया है। तो ये अभी से शुरू करेंगे और जैसे आपने कहा कि ये 40s में 50s में जाएंगे तो ये चीज़ ज़्यादा इनको अलार्मिंग देखिए, बनेगी। इसकी स्टार्टिंग एज है 40। सो व्हाट यूजुअली हैपन कि जो कोई भी यंग स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो एट द एज ऑफ 14-15 स्टार्ट करता है, तो इसको एक लैग पीरियड मिलता है 10 इयर्स का। अच्छा। 10 इयर्स के बाद अगर एक शख्स ने 10 से 20 सिगरेट पी हैं एक दिन में और वो पीते हुए 10 साल हो गए हैं उसको, तो वो शख्स में सीओपीडी के चांसेस बढ़ गए हैं। ओके। और सीओपीडी 80% उसी को होना है जिसने स्मोकिंग की है, ये ज़हन में रखें। तो इसीलिए तो इसको प्रिवेंटेबल डिजीज कहा गया। सही। देखिए मैंने कहा ना, ये जो स्मोक का फैक्टर ला रहे हैं ये अब डिबेट बनेगा, हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक की गाइडलाइंस होती हैं, वहाँ पे स्मोक का वो एलिमेंट नहीं जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो हम एज अ पल्मोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान वी फील कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आप इस फैक्टर को तो हम मिन हैसुल कौम विद गवर्नमेंट ही खत्म कर सकते हैं ना जी। स्मोक के साथ फाइट करते हुए हमें याद है 10 साल से ज्यादा हो गए कि हम टीवी शोज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या स्मोक कम हुई, आप देखें। सो इट इज देयर, इट्स अ कलेक्टिव। और ये तो आपने देखने का आप अपनी जनरेशन को आगे कैसे ये गिफ्ट को कम करेंगे या इसको खत्म करेंगे। तो मैं तो इसमें बड़ा परेशान होता हूँ जब भी स्मोक आती है। बिलीव मी, हमारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेटअप वो फिल्ड हो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ स्मोक रिलेटेड लंग इंजरी। मैंने तो इसका ये नाम रख दिया क्योंकि ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिर्फ इसी सीजन में इतने ज़्यादा उनको कफ होती है कि जो हमारी मैक्सिमम ट्रीटमेंट जिसको हम स्टीरॉइड कहते हैं उसके अलावा किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। ओह माय गॉड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि देखिए वो हम उसको स्मोकिंग से तो बचा रहे हैं, स्मोकिंग का तो अवेयरनेस भी दे रहे हैं। स्मोक से कैसे स्मोक बचाएं? से हम अब क्या करें, कैसे इस कौम को बताएं इसमें कि तो आप रहना है हमने। इसमें नहीं, कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना जी। हम लोग कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन लाहौर में रह रही है। बिलीव मी, ऐसे कई ग्रीन फील्ड मैं देखता हूँ जहाँ पे आप दरख्त लगा सकते हैं। हम में से किसी शख्स में हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकल के 2 दरख्त लगा ले, उसको कर ले। मतलब ये चीजें तो हमें सोचनी चाहिए ना। इस पे तो ये नहीं ना कि गवर्नमेंट का कसूर है, हम इस पे भी गवर्नमेंट का कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, दरख्त नहीं लगा रही, प्लांटेशन नहीं कर रही। एक ही जगह पे 10 गाड़ियां जा रही हैं। अब वो भी तो एक दूसरे को मतलब लेके जा सकते हैं। एक दिन उसकी गाड़ी चल जाए, एक दिन उसकी गाड़ी चल जाए, पेट्रोल तो की भी फिर बचत है। हम क्लाइमेट चेंज को अपना मसला ही नहीं समझ बिल्कुल रहे। ठीक है। पहली बात देखिए ये जो फ्लड आया इसके पीछे जो सबसे बड़ा इशू है वो क्लाइमेट चेंज है। और इसको हम अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि अपनी पब्लिक को इसके बारे में अवेयर नहीं करते। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझाना, इसमें हम कसूरवार कम थे। अब ये जो स्मॉग है या जो पॉल्यूशन है ये भी क्यों बढ़ रही है? हमारी ओजोन लेयर डिस्टॉर्टेड है। एग्जैक्टली इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। देखिए आपके लाहौर में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 का डाटा है, 60 लाख या 50 लाख आपके मोटर बाइक्स चल रहे हैं। मोटर बाइक्स में कोई यूरो 7 इंजन नहीं है। बिल्कुल ऐसे कौन ही सा है। इंजन है जो 150-200 में तैयार हो जाता है, तो आप उससे अंदाजा लगा लें। सो वो कितना पोल्यूशन काज कर रहे हैं, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड बाइक नहीं है वो इसके अलावा होंगे। फिर आपके ऑटो रिक्शाज हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर डीजल बसेज हैं, आप देखें सुबह जा रहे हो तो जो बच्चे जो बाइक मोटर बाइक वाले चला रहे हो तो पीछे एक धुएं का एक बादल उनके साथ चल रहा होता है।
और वो ट्रैफिक वार्डन भी देख रहा होता है उसको, तो वो कोई नोबडी बॉदर्स कि यार कोई तो कहे ना कि आप इसको चेंज करें, या आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी दें जो देखे कि ये इंजन इस काबिल है कि ये रोड पे आ सकता है। अच्छा, चालान वगैरह किए जाते हैं, लेकिन वो एक और डिबेट में आ जाता है कि किसके किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं, कि जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है, चांसेस हैं? सीओपीडी, एक सीओपीडी जिसको कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, ये जीन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि वो हमें जो भी शख्स मिलेगा वो 40 साल से कम होगा, और शायद उसको सिगरेट पीते हुए 2 से 3 साल हो, और उसको सीओपीडी की फुल ब्लोन सिम्टम्स डेवलप हो जाए। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये आपका एक नॉर्मल एंजाइम है जो आपके लंग्स को एक किस्म से हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, ये लोग जो होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऊपर से जब ये स्मोकिंग करते हैं तो फिर इनका लंग ऑलरेडी वीक है, जिसकी वजह से इनमें अर्ली सीओपीडी डेवलप हो जाती है, और ये रिलेटिवली फास्ट प्रोग्रेस करती है। इसको रिवर्स करना नियर टू इम्पॉसिबल है, और ये बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन पाए जाते हैं, हाँ, फिर भी बिल्कुल थोड़ी पेशेंट रेशो तो है इनकी। लेकिन फिर क्या ये जब वो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं उसके दौरान ये चीजें हो सकती हैं? अच्छा देखिए, ख्वातीन को मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ जिसको हम लोग बात नहीं करते। जो स्मोकिंग इज ऑन राइज इन फीमेल्स, यू नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in female, in educated class, even in medical colleges, in other colleges, ये on rise है। Exactly. अच्छा, जो COPD फीमेल में होती है वो अर्ली होती है। अच्छा, वो कम सिगरेट स्मोकिंग से होती है, और वो ज्यादा खतरनाक होती है। ओके। अगर एक फीमेल स्मोक करती है और उसका प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, तो उसके बेबी में प्रोबेबिलिटी है कि उसको लंग डिसऑर्डर ज्यादा हो जाए। बात ये है कि इस मौजू पे कभी मैंने तो खैर बड़ा कम देखा है कि इस बात ही नहीं की गई है। एक सोशल स्टिग्मा तो नहीं, मैं कहूँ सोशल एक अच्छा समझा जाता है कि अगर कोई फीमेल सिगरेट पी रही है तो वो शायद वो समझती है कि वो फीमेल टॉम क्रूज बन गई है। व्हाट कैन आई से, मतलब वो सोसाइटी में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती हैं ऐसी, मैं तो कहूंगी। लेकिन फिर भी हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग हमें सुन रहे हैं, खासतौर पर बच्चे सुन रहे हैं, बच्चियां सुन रही है, तो इस चीज से जितना दूर रह सकते हैं जनाब। एक चीज मैं आपको इसमें कट करूं, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है ना, that is available COPD की free of cost in any government hospital। सही, स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है, तो ये अवेलेबल है। अगर स्मोकर्स में सिम्टम्स आ रही हैं तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला जाए तो ये टेस्ट करवा के उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, COPD के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है और किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी का, और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के मायनाज जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, टैलेंट है, उनकी मुलाकात कराते हैं। और आज भी दो ऐसे ही नौजवान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। लेकिन सबसे पहले ये बात बताती चलूं कि जनाब, जो पाकिस्तानी एथलीट्स हैं, या मैं कहूँगी कि जो पाकिस्तानी हैं, अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर सहूलियात मिले ना, तो वो पाकिस्तान का नाम, अपना नाम और हमारा नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन कर सकते हैं, और पाकिस्तान को बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हमने बात करनी है जनाब, किर्गिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ 2022, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, और इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही थी बहुत ही शानदार रही, बहुत ही कमाल की रही, जिसमें पाकिस्तानी एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी टीम ने ओवरऑल जो 4 गोल्ड मेडल वहां से हासिल किए, 9 सिल्वर मेडल्स हैं, 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इसमें जो आज हम 2 एथलीट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, एक नाजिया सज्जाद शाह हैं और अहमद अली शुएब है। नाजिया की अगर मैं बात करती चलूँ तो वो भी जनाब 2 सिल्वर मेडल उन्होंने इस चैंपियनशिप में हासिल किए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है खवातीन की तरफ से। जहां पर मर्द जो है वो कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वहां पर खवातीन भी शाना बशाना उनके पाकिस्तान का नाम
रोशन करी और हर शोबे में मर्दों का मुकाबला करके आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और साथ ही साथ अहमद अली शुएब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, एक गोल्ड मेडल हासिल किया है और एक सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो उनसे भी बात करेंगे, जनाब उन लोगों की जर्नी जानने की कोशिश करेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ से सीखा और अब तक की जो उनकी जर्नी है वो कैसी रही है। तो नाजी आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और अहमद आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो नाजी आप ही की तरफ आ जाती हूँ, मुझे बताइएगा कैसा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चैंपियनशिप का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, हमें रिस्पेक्ट दी और पाकिस्तान ने में हमें अपना पहचान दी है, हमें एक रिस्पेक्ट वहाँ से जो अर्न करके हम लेकर आए हैं इसका कोई मोल नहीं है। बेशक इसका कह सकते हैं इसकी कोई सेकेंडरी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इक्वल करती है। बैक टू योर क्वेश्चन, क्या सवाल था कि इस पूरी चैंपियनशिप में कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए हम जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, हमें दूसरी कंट्रीज जब हमें मिलते हैं ना, हमें कोई हमारे नाम से नहीं जानता, ये कहते हैं ये पाकिस्तानी है। हाँ। दूसरा हमारे सोशल रिलेशन इतने अच्छे बन जाते हैं, आप यकीन करें हमने जो ये बातें सुनी हुई है ना, हमारे साथ इंडिया ने भी खेला, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ये जो सारी बातें बनी हुई है ना जो हम सुनते हैं, मैं मिलने के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि हमारे रिलेशन इतने अच्छे, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, हमारे आज भी ताल्लुकात है, हम बातचीत करते हैं क्योंकि जाहिर है हमारी फील्ड एक जैसी है। कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि जिसे लगे कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब है तो हम और हमारे और दूसरे कंट्रीज आए थे, सबसे इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन गई, लग ही नहीं रहा था कि हम किसी को बीट करने के लिए आए, सब लग रहा था सिर्फ खेलने के लिए आए और सब ने अपनी अपनी बेस्ट दिया, जो जीत गया उसको मेडल। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही होना चाहिए जब भी हम जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन जब आप मैदान में जाते हैं किसी के कॉम्पिटिटर बन के, तो फिर भी आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरना चाहिए। अहमद आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, एक गोल्ड मेडल हासिल किया, एक सिल्वर मेडल हासिल किया, बहुत आपको मुबारकबाद। दूसरा आपकी जर्नी जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, ये वेट लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कैसे आया आप? मैम पहले मैं अपने सर अकील भट्ट साहब के पास प्रैक्टिस करता होता था। अच्छा। पावर लिफ्टिंग की। ओके। तो सर को इस गेम का पता चला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का, तो फिर सर ने कहा कि आप लोग स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टार्ट करें। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तकरीबन मैंने सर के पास 2.5 years की है। तो उसके बाद फिर ये इवेंट आया। इवेंट तो पहले भी काफ़ी आए थे, लेकिन पाकिस्तान इसमें सेकंड टाइम गया है और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी हासिल हुई है। तो ये फर्स्ट कंपटीशन था आपका, चैंपियनशिप्स थी या इससे पहले भी काफ़ी इवेंट्स में आप जा चुके हो, पार्टिसिपेट कर चुके हो? मैम पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं काफ़ी, नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी होते हैं। हाँ जी। तो उनके अंदर पार्टिसिपेट किया था और उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने कामयाबी दी है। अच्छा नाजिया, मुझे बताइएगा ये पूरा सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होता है? मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जाके खेलती है और पूरी एक टीम बनाई जाती है जिन्होंने बाहर जाके खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह पूरा एक मैकेनिज्म क्या होता है इसका? ऐसा है कि ये ना फेडरेशन क्लब बने होते हैं। तो जैसे वेट लिफ्टिंग का क्लब है सर अकील भट्ट साहब का, वहाँ वो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी कराते हैं, पावर लिफ्टिंग भी कराते हैं। ये तीनों डिफरेंट गेम हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा। वेट लिफ्टिंग जो नूबर्ट हमारे जीत कर आए हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, ये सारी वेट की कहानी है। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंट गेम। अच्छा, आप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में थी? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी हैं, पावर लिफ्टिंग में भी हैं और वेट लिफ्टिंग में भी। तभी हम ये जो एक काम कर सकते हैं वो ये तीनों काम कर सकते हैं। अच्छा, इनमें तीनों में क्या माइनर सा फर्क आपको? इसके पोस्चर अलग अलग है। अच्छा। जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, इसमें क्लीन एंड जर्क और स्नैच होता है। अच्छा, ठीक है। इसके पोस्चर अलग है, इसमें 2 ही गेम होती हैं। ओके। इंक्लाइन, ये जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है इसमें 3 गेम होती हैं, इंक्लाइन बेंच प्रेस और हैक डेडलिफ्ट जो कि बैक से होती है और कर्ल। और पावर लिफ्टिंग में भी इसी तरह डिफरेंट एक्सरसाइज है, यानी कि इसके अलग अलग बने हुए। ठीक है। इसलिए देखें हमने इंक्लाइन और डेड में 2-2 मेडल मिले हैं। एग्जैक्टली। अगर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें भी हमारी 2 होती हैं, क्लीन एंड जर्क और स्नैच होता है। तो ये
एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है लेकिन गेम डिफरेंट। अच्छा, इसमें वेट की कैटेगरी भी होती है कि वेट कितना कैटेगरी उठाना होती है, हाँ। जैसे कि नहीं कितना वेट उठाना है ये तो आप कितना भी उठा सकते हैं ना। वेट कैटेगरी पे हमारी सिलेक्शन होती है कि मैंने 65 वेट में खेला या मैंने 60 वेट में खेला या इसने 90 वेट में खेला। अच्छा। तो ये अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर वेट कैटेगरी होती है, उसके अंदर इनका गेम हो रहा है। मतलब जितना वेट एक यानी कि अब आप एथलीट का देखें- है उसके मुताबिक होगा। हाँ, वो उस जैसे कि कैटेगरी अब में आप जाएगा। बाकी कंट्रीज में देखें जो 65 के हैं वो सारे एक साथ खेलेंगे। जैसे मैं 65 की हूँ, हम बाकी एक साथ खेलेंगे, उनमें से जो विनर होगा 65 की कैटेगरी में उसको मेडल मिलते हैं। और इसकी जो आपने पूछा कि हमारी सिलेक्शन कैसे होती है, हमारी सिलेक्शन ऐसे होती है कि हम डिविजनल लेवल पे गेम खेलते हैं, प्रोविजनल लेवल पे गेम खेलते हैं, पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे खेलते हैं। हमने अच्छा खेला होता है तो सर हमें खुद ऑफर करते हैं कि इंटरनेशनल इस तरह से है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये सेल्फ बेस होता है, फेडरेशन की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प होती है। तो हम लोग ये सेल्फ बेस कर रहे होते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प अभी भी ये सेल्फ बेस्ड ही था जी, स्टेट की तरफ से हमें हेल्प मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली मिलनी चाहिए, बेशक नहीं खेलते, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए अगर देखा जाए तो। टोटली मैसेज जो है ना वो कन्वे करने का सिर्फ यही है इस वक्त मेरा, ये देखें क्या हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करके आए, क्या हमने उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके आए हैं और जीत के नहीं आए क्या, जीत के आए ना, तो हमें स्टेट लेवल पे कोई हमारी सुनता क्यों नहीं, कोई हमारी तरफ देखता क्यों नहीं, सब अपना अपना लगे हुए और देखना चाहिए ना। देखें हम लोग भी तो खेल के आए हैं, हम भी तो पाकिस्तान से हमारी शनाख्त है, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ हमें कोई बाय नेम नहीं जानता कि नाजिया है या अहमद है या अकील भट्ट साहब हैं, वो हमें ये जानते हैं कि हम पाकिस्तान से एग्जैक्टली ये पाकिस्तान का टीम इसलिए नाजी मैंने कहा है कि अगर हमारे एथलीट्स को, जितने भी एथलीट्स हैं, उन्हें सहूलियात दी जाए ना तो वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर सके। अभी भी कम वसाइल में रह के वो इतना अच्छा रिप्रेजेंट करें, तो जब उनको पावर कर दिया जाएगा तो वो तब कितना अच्छे तरीके से कर सकते तो मैं तो कहती हूँ कि अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है तो इस मैसेज को आगे कन्वे करे और इसको देखना चाहिए हमारी तरफ भी कि हम लोग कब तक है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस दफा खेल के आई हूँ, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं दोबारा जाऊंगी जब आपको मोटिवेटेड, लेकिन हम आपके साथ हैं आपने और किया, आपका मैंने आते थैंक यू सो मच किया, आपका शुक्रिया अदा किया। हम इसीलिए, या मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हम बाकी भी मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं कि हम लोगों का काम यही है कि हमारा जो टैलेंट है, खासतौर पर पाकिस्तान का टैलेंट जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, उनको पाकिस्तानियों तक पहुंचाया जाए, उनकी आवाज पहुंचाई जाए। नेशनल लेवल पे हमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो खेल के आए हैं, कोई ऐसे तो नहीं बैठ गए हैं ना, हमने इतनी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, हमने अच्छी खासी स्ट्रगल की होती है, हमारी सिलेक्शन होती है, हम खेल के आते हैं और फिर अगर वहां से अगर हमें मेडल मिल जाए सोने पे सुहागा, और अगर नहीं मिले तो वो अलग बात है। अहमद आपकी तरफ आऊंगी, अभी तो आपको मेरे ख्याल से रिसेंटली ही आप इस चीज में आए हैं, कितना मुश्किल लगता है अगर आपको जो एथलीट्स देख रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, इस साइड पर आना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो इस साइड पर आ सकते हैं, इस फील्ड में आ सकते हैं? क्वालिटीज तो एक तो स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है और दूसरा फोकस, जितना आपका फोकस होगा उतना अच्छा आपकी स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, और जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ होगी उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डाइट का भी कुछ होता है कि खास डाइट खानी होती है? डाइट आप अपनी नॉर्मल रखें, होता है, लेकिन जिसने ज़्यादा स्ट्रेंथ, जो ज़्यादा वेट्स के अंदर खेलते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन इसमें तो सुना जाता है कि बड़ी खास और हैवी डाइट ली जाती है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग आपने करनी है, तो उसमें अच्छी खासी फिर आपको डाइट लेनी चाहिए। डाइट तो मैम हर वेट लिफ्टिंग, जो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तीनों के लिए जरूरी है, डाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। जी, तो डाइट अपनी पूरी अच्छी रखते हैं, जो भी घर में खाते पीते हैं, मक्खन और दूध, दही और ये सारी चीजें चल रही होती है। तो नाजिया, आपने कैसे स्टार्ट लिया, इस साइड पर कैसे आई, और घर वाले मान गए थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि अच्छा नाजिया इस साइड पर चली जाओ? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे पिछले जवाब से पहले रिलेटेड हो गया। देखें, एक तो मुझे शौक था। अच्छा, ठीक है। और शौक मेरा जुनून, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं जुनून की हद तक करती हूँ, सही, तो उसे बहुत दिल लगा के करती हूँ। मेरा असल में वेट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड था, एक लेवल पे ना मेरा बहुत ज़्यादा वेट था। मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, मैं आपको उसकी समरी दे रही हूँ।
मेरा एक वक्त था जब मेरा 75 केजी मेरा वेट था। ओके। तो मैंने एक जिम स्टार्ट किया, कसरत नाम है उसका। नूर खान मेरे ट्रेनर हैं, स्टिल मेरे ट्रेनर हैं, वो हमेशा मेरे ट्रेनर रहेंगे। उन्होंने देखा कि ये कर सकती है, ठीक है, तो उन्होंने मेरा उस वक्त मेरा सिर्फ प्लान था कि मैं अपना वेट लूज करूँगी। ओके। तो उन्होंने मुझ पे मेहनत की और मैंने उनको करके दिखाया। आप यकीन करें इतना ज़्यादा वेट जो है मैं 55 पे आ गई, और सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर। ओह वाओ। उसके बाद उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ एग्जीट करना शुरू की, क्योंकि आप पहले जब आप वेट लूज की तरफ होते हैं उस वक्त आपकी स्ट्रेंथ डाउन ही हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि आपने डाइट कंट्रोल करनी होती है, लमसम खाना होता है। उस वक्त आप स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। हाँ। उसके बाद अब जब मेरा एक वेट में जो मुझे Maintain चाहिए हो गया, था, हाँ, मेंटेन था, 55, उस पे मैं आ गई। तो फिर मैंने स्ट्रेंथ एक्सीड करना शुरू की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने की। तो वो भी मैं एक अच्छे लेवल पे चली गई, यानी कि सारे उस जिम में, जिस जिम में मैं जाती हूँ, कसरत जिसका नाम है, तो वहाँ पे एक एक बंदा देख के मुझे हैरान होता था कि मैं मर्दों वाली स्ट्रेंथ करती हूँ, यानी कि औरतों वाला काम ही कोई नहीं है। तो वो जब सबने इतना कहा तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने आप को आजमा के देखूं। ठीक है। फिर मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने गेम्स ज्वाइन किए, यूएमटी में ना, क्योंकि वहाँ एक ट्रेनर थे। उस वक्त मैं 120 केजी पे ना स्क्वाट्स कर रही थी। उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने कहा आप इस तरह 120 केजी पे आम रूटीन में स्क्वाट्स कैसे कर सकती हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा ये तो मेरा रोज का काम है, मेरा रोज का काम है। और इस तरह से तो उन्होंने कहा कि आप हमारी ना ये ज्वाइन करें। ठीक है, स्पोर्ट्स ज्वाइन। मैंने ज्वाइन कर ली। फिर क्योंकि मैं 25 से ज्यादा हूँ, 25 साल से मेरी उम्र ज्यादा है, तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं खेल सकती। फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के कि मैं नहीं खेल सकती 25 साल से। तो फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल लें। फिर मैंने नेशनल खेलना शुरू किए। फिर मेरे कॉन्टेक्ट साल हो गए आपको टोटल? मुझे हो गए 2-3 साल। अच्छा, 2-3 साल ही। मैं इंटरनेशनल 2 दफा खेल आई हूँ, और नेशनल मैंने काफी खेल लिए हैं, मास्टर रेसलिंग भी खेल के आई हूँ, और भी डिफरेंट सारे। अच्छा अहमद, आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल का, ये इससे पहले भी गए हो? फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? नेशनल तो आपने खेले ही होंगे यहाँ पे। फर्स्ट एक्सपीरियंस में घर वालों की कितनी एक्साइटमेंट थी, पेरेंट्स की कितनी एक्साइटमेंट थी कि अच्छा फर्स्ट टाइम अहमद जा रहे हैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने हमें? मेरे पेरेंट्स की तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मेरी मदर जो है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं गोल्फ की। ओके, वेरी नाइस। तो उनको अभी ख्वाब था कि मेरा बेटा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करे, और मुझे भी शौक था कि मैं अपनी मदर को देख के कि मैं भी मेडल लेके आऊँ। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली में से ही आपके तक ये आई है कि जनाब आपने भी किसी स्पोर्ट्स में जाना है? जी, मेरी फैमिली सारी तकरीबन स्पोर्ट्स में। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो बाबा कबड्डी साहबजादा गुलाम अली, और फिर मेरी मदर वो शहजादी गुलफाम, वो इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर। तो क्या बात है। मेरे रोल मॉडल तो मेरी फैमिली में थे, तो इसलिए मैंने कहा फिर मैं भी। तो जब आप आए, वापस आए और एक गोल्ड मेडल लिया, एक सिल्वर मेडल लिया, तो तब उनके क्या तासुरात थे, एक्साइटमेंट कैसी थी? वो तो जमीन पे नहीं लग रहे थे। जो बात थी, जो बहुत खुश थी मेरी मदर, कह रही थी कि मेरा बेटा बाहर रिप्रेजेंट करके आया, और बहुत। तो अहमद ने फिर कोई फरमाइश तो नहीं की, अच्छा मैं अब ये गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ, अब तो मुझे कुछ चाहिए मामा से? नहीं, फरमाइश तो कुछ नहीं की, बस उनकी दुआएं थी और अल्लाह ने साथ दी। और बाकी जो आपकी यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके क्या तासुरात थे? उन्होंने किस तरह प्रेज किया अहमद को? वो तो कहते हैं जी कि हम गोल्ड मेडलिस्ट के दोस्त हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो। तो खाना पीना नहीं हुआ, कोई ट्रीट वगैरह नहीं मांगी घर वालों ने, बहन भाइयों ने, दोस्तों ने कि अहमद आप तो इंटरनेशनली जीत के आए हैं, अब हमें ट्रीट भी तो दें? ट्रीट दी थी दोस्तों, जाहिर सी बात है जहाँ पे दोस्त हो और ट्रीट ना हो तो ऐसे हो नहीं सकता, तो फिर दोस्तों को ट्रीट देनी पड़ती है। अच्छा अहमद, स्ट्रेंथ जो बढ़ाने के लिए जैसे नाजिर ने भी कहा कि एक्सरसाइज बहुत सी करनी पड़ती है, तो आप भी रोजाना की बुनियाद पर डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज करते हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि सर के पास मैं जाता था पहले, पावर लिफ्टिंग करता था, उसके अंदर स्क्वाट्स और बेंच प्रेस इस तरह की चीजें थी, उसी से मेरी स्ट्रेंथ बनी और तब से मैं कर रहा हूँ सर के साथ ही जाता हूँ डेली में। डेली ही आपको भी करनी पड़े। और कितने घंटे आप ये एक्सरसाइज करते हो? मैक्सिमम 2.5-3 घंटे, और कम से कम जब ना दिल करो तो 2 घंटे। अच्छा, फिर हाँ जी। अपनी जब हमारा कंपटीशन होता है ना, तो जब हमारा कंपटीशन हमारे सर पे आया था तो मैं दिन में 3 दफा ट्रेनिंग करती थी।
और मैं जब तक ना करूं मुझे सुकून नहीं मिलता था। ठीक है। मुझे तो एडिक्शन हो गई है। अब मेरा ट्रेनर को मैं अब उससे डिस्कस करती हूँ तो मैं उसे बताती हूँ ना कि संडे को मैंने ऑफ किया है तो मुझे बुखार हो गया है। वो परेशान हो जाता है, यार इनको हो क्या गया। अच्छा। हालांकि बनाया उसी ने मुझे कि यार ये गलत, क्योंकि मैं एक दिन भी ऑफ नहीं कर सकती। मेरी डेली का 3-3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मैं और जब कंपटीशन आ जाता है फिर ज्यादा और उसको फिर करनी ये है पड़ती कि दिन में आपको 3-3 दफा ट्रेनिंग करनी पड़ती। मैंने की है, मैं अभी जो खेल के आई थी ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इसमें मैं 3 दफा ट्रेनिंग करी थी। एक शाम में, एक रात में क्लब जाते थे जो कि हमारे सर अकील भट्ट हैं, वो हमें ट्रेनिंग कराते थे। अच्छा। सुबह मैं अपने ट्रेनर के पास जाती थी और दरमियान में एक ट्रेनर मेरे घर आता था यूनिवर्सिटी से, वो मुझे ट्रेनिंग कराने। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक टेम्पो बना हुआ है, आप एक भी छुट्टी करते हैं ना तो वो टूट जाता है। एग्जैक्टली वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। फिर जब आप दोबारा से एक चीट डे के बाद जाते हैं तो फिर वो मजा ही नहीं आता वो करने का। अब तो मेरा तो चीट डे करने का दिल ही नहीं करता। मैं यकीन करें, मैं खाती हूँ ना कोई ऐसा खाना सॉल्टी या मिर्च वाला या कुछ, तो वो मुझे उल्टी आने लग जाती है। मैं नहीं खा क्योंकि वो आपने वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट या एक्सरसाइज की है ना कि अब वो मजा ही नहीं आता है। नाजिया, सजाद शाह और अहमद अली शुएब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब दोनों ही पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। नाजिया बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप यहाँ पर आई, और अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को कि आप इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी मैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब इरशाद बारी ताला है कि और सब्र किया करो हर मुसीबत पर जो तुम्हें पहुंचे, और शरीयत ने भी हमें अपने आप पर काबू रखने और हर मामले में सब्र और बर्दाश्त से काम लेने की तलकीन की है। और जिंदगी में बेशतर ऐसे वाकयात हमारे पेश आते हैं जिनमें इंसान जज्बात से मखलूब हो जाता है, और ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त और रवादारी ऐसी सिफात हैं जो इंसान के नुमाया और आला शख्सियत के तासुर को सामने लेकर आती है, उभारती हैं। बर्दाश्त ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब लोगों के अंदर पाई जाने वाली एक खसूसियात में से एक बुनियादी और अहम खसूसियत समझी जाती है, बल्कि आखिरी दुनिया की कामयाबी की भी निशानी इसको कहा जाता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है बाहमी ताल्लुकात में बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल, एहतराम और अदम बर्दाश्त के जो मनफी असरात बढ़ते जा रहे हैं उससे आगाही देना है। इस दुनिया को या इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो लोगों की सब्र की कुव्वत को जिंदा करना है और बाहमी नफरतों का खात्मा करना है। मुआशरा लोगों से मिलकर तश्कील पाता है और पुरअमन लोग ही पुरअमन मुआशरे की बुनियादी इस्तवार करते हैं। झगड़ालू जो लोग होते हैं, जो हर बात पर झगड़ते हैं, उस किस्म के लोग ना सिर्फ शख्सी नुकसान अपना भी करते हैं बल्कि मुआशरती अमन में भी तबाहकारी का बाइस बनते हैं। और ये लोग ना सिर्फ खानदानों में तनाव का बाइस बनते हैं बल्कि उनसे मुआशरा भी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। तो टॉलरेंस या फिर जिसको बर्दाश्त कहा जाता है कैसे पैदा की जा सकती है अपने अंदर, मुआशरे में सब्र और तहम्मुल की खूबियां कैसे उजागर की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हस्बे मामूल हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी जो है हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है, कैसे पैदा कर सकते हैं हम सब्र या बर्दाश्त अपने अंदर? मेरा दिल कर रहा है कि आप कोई सवाल करें तो मैं आपको पहले सब्र करवाऊं, देर से जवाब दूं। मैं आपको थोड़ी देर पहले एक लतीफा सुना रहा था, मैं इसलिए दोहरा देता हूँ कि मैं किसी जगह मौजूद था और एक साहब कहने लगे अच्छा कि सब्र और बर्दाश्त बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए और तरक्की के लिए। बिल्कुल। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिया। सही। एक क्रॉस क्वेश्चन, एक हीरो चौथे क्वेश्चन पे वो तो फट पड़े और मुझे कहने लगे कि तानू समझ नहीं आती भाई। जब मैंने कहा जी यही मैं बताना चाह रहा था कि सब्र और बर्दाश्त बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। हाँ। इस पे बातचीत करना आसान है लेकिन इसको पैदा करना यकीन कीजिए बड़ा मुश्किल है, खासकर इस माशरे में जहाँ पर अदम बर्दाश्त, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी माशरा अदम बर्दाश्त का इश्तिहार बन चुका है। आपने एडवर्टाइजमेंट चलानी होती है ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट में पूरा समझ आ रहा है ये चीज क्या, प्रोडक्ट क्या है। इस माशरे का अगर एक इश्तिहार है ना जो हर वक्त चल रहा है
सड़कों पे, घरों में, दफ्तरों में, हर जगह, पॉलिटिक्स में, मुल्क की सियासत, वो है अदम बर्दाश्त। इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देता हूँ। आज मैं सुबह घर से निकला, अच्छा, जब मैं नहर पे गाड़ी टर्न करने लगा, फिरोजपुर रोड से मेरी गाड़ी मुड़ने लगी है, तो आगे इशारा खुला हुआ था, लेकिन गाड़ियाँ जो अगली वाली थी वो सारी रुक गई। अच्छा, अब मैं उसकी वजह से इशारा फिर बंद हो गया ना, यानी लोग रुक गए। तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आगे गए हैं और इशारा थोड़ा खुलना शुरू हुआ, दरअसल किसी एक की मोटरसाइकिल, जिसने बच्चे भी बिठाए हुए थे, बेगम साहब हुई थी, यकीनन उसकी बेगम कहीं जॉब करती होगी और बच्चे साथ थे, वो उसकी मोटरसाइकिल खराब हुई है, वो बेचारा किक्के मार रहा है। अच्छा, अब जितनी पिछली गाड़ियां बाद में, क्योंकि वो नहीं निकल सकी, तो वो जब आगे गई हैं तो हर एक उसको इशारे कर रहा है, लान तान कर रहा है कि तेरी वजह करके इशारा जो है वो खुला हुआ था और हम नहीं निकल सके। यानी उसकी सिचुएशन को, उस एम्बैरसमेंट को, वो जो दो बच्चों के साथ, बेगम के साथ, उन सब को चारों को फेस करनी पड़ी है, कोई तैयार नहीं है। यानी जिस माशरे में, पहली बात तो यहाँ नुक्ता समझ आ जाता है कि आप किसी के जगह पर खड़े होकर नहीं देखते, आप बर्दाश्त पैदा नहीं कर सकते। बर्दाश्त, दरअसल बर्दाश्त एक जज्बा है, एक इमोशन है। यानी ये कोई, यानी लॉजिक तो बाद में आता है, पहली चीज तो एक इमोशनल चीज है। सही। आप इसको पैदा ही तब करते हैं, आपको याद होगा हमने ईक्यू पे एक पूरा प्रोग्राम किया था। जी। ईक्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी की जगह आके सोचें, उसके साथ क्या बीत रही है। यानी आप किसी को के साथ ज्यादती होती देखते हैं, तो आप जरा देखें जिसके साथ हो रही है उसके साथ क्या बीत रही है, उसके जज्बात क्या हैं, उसके एहसासात क्या हैं। तो वो जो चार वहां खड़े थे, यकीन करें मेरा दिल रोया कि सब के सब गुजरते हुए जो उन्हें लान तान कर, उनकी मोटरसाइकिल खराब हो चुकी थी, शायद पेट्रोल खत्म हो चुका था या कोई प्लग में मसला होगा, लेकिन कोई जान के तो नहीं मोटरसाइकिल खराब करता, फिर बच्चों को बिठा के तो नहीं खराब करता, फिर बेगम को बिठा के तो नहीं खराब करता, फिर नहा धो के सारे तैयार हुए हैं, अपने मुताबिक उन्होंने कपड़े पहने हुए। अब वो सड़क पे अगर चौराहे में कहीं रुक गई है मोटरसाइकिल, तो हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये इस समाज में दूसरों की जगह पे आके सोचना, ये खत्म होता जा रहा है। अब देखिए ना, हदीस के अल्फाज है, मुसलमान वो है जो अच्छा मुसलमान, वो है जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद। सर कोई अच्छे मुसलमान नहीं है, बड़ी माफी के साथ। हमारी तबलीगें, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, लाइनें लगी हुई है ना, जब हज खुलता है तो पाकिस्तान से इतने हाजी गए हैं, हर महीने इतने उम्रा करने आ रहे हैं। यकीन करें हमारी इस इबादतों से, हमारे रवैयों में, हमारी आदतों पे, हमारी सोच पे और हमारे किरदार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक दफा याद है, मैं इसको मतलब बात को इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मैं आ रहा था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, और वो फ्लाइट जो थी वो कह लीजिए यूके से जद्दा और जद्दा से फिर पाकिस्तान आई थी। तो ऑब्वियस है कि जब वो कनेक्टिंग थी तो जद्दा जब वो उतरी तो उसमें फिर शामिल हो गए हमारे उमरे वाले लोग भी शामिल हो गए। तो वो एयरलाइन सऊदीया की थी सर। तो जैसे ही वो पाकिस्तान आने की अनाउंसमेंट हुई तो कईयों को मैंने देखा, उन्होंने वो जो कंबल होते हैं सफर में जहाज के अंदर पड़े होते हैं, छोटी सी ब्लैंकेट दे देते हैं आपको, वो उन्होंने अपने सामान में डालनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने रोकना शुरू किया कि खुदा के बंदो, ये भी गुनाह कबीरा है चोरी। उनके जी तानू की है, साडा जहाज है, ब्लैंकेट्स भी सादियां ने। यानी आप जरा शऊर का लेवल चेक करें। मैंने अपनी आंखों से कई दफा देखा है ये कनेक्टिंग फ्लाइट्स में कि जैसे ही, यानी मैं सब्र और बर्दाश्त की बात कर रहा हूँ, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि अब अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और जहाज लैंड करने लगा। ठीक है, जहाज लैंड किया, यानी उसके पहिए पाकिस्तान को छुए हैं और कुछ हमारे मोहतरम भाई बुजुर्ग जो हैं वो उठ के खड़े हो गए हैं। यानी बर्दाश्त का लेवल, ये चलते जहाज में जिसके पहिए अभी जमीन पे लगे हैं और आप जानते हैं इतनी स्पीड के साथ जब उसने ब्रेक लगानी होती है तो वो एक झटका लगता है। हाँ। अपनी आंखों से मैंने देखा है, मैं फ्रंट सीट्स पे हूँ और एक घीसी लेते हुए, स्लाइड लेते हुए एक बाबा जी जाके वो पायलट वाले दरवाजे को लगे हैं बैग समेत। वजह ये वो अभी उतरना चाहते हैं। अच्छा, और उनको फिर दो ने खड़ा किया है एयर होस्टेस ने, तो कहते ने मेनू ला दो। अब अंदाजा लगा ले कि जिस माशरे में पूरा माशरा जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं, लाइन में लगे गालियां निकाल रहे हैं, सड़कों पे देखें गाड़ी हिट कर रही है, अदम बर्दाश्त है, लड़ाइयां कर रहे हैं। साइकिल वाला जो है वो पैदल वालों को गाली निकाल रहा है, मोटरसाइकिल वाला साइकिल को निकाल रहा है, गाड़ी वाला जो है मोटरसाइकिल वाले को निकाल रहा है, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को निकाल रहा है। हज़रत अली करम वजह का बड़ा खूबसूरत जुमला है नहजुल बलागा में। जनाब के जो सारे इरशादात हैं, आप सोचें इल्म का शहर, उसका दरवाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो फिर क्या उनका मकाम होगा, उनकी एक एक बात में क्या विजडम है। और यकीन कीजिए इस नुक्ते में ना मैं बड़ी दुनिया को परखता हूँ साहब। अच्छा। यानी मैं समझता हूँ किसी बड़े बंदे का जो जुमला है ना वो फुटा होता है, हाँ, गज होता है, जिसके जरिए आप वो पैमाने की तरह आप मापते हैं यार ये क्या है। मसलन एक रवैया है, और रवैया आप कॉमन देखेंगे, कई लोग ताकतवर को देख के सर जी सर जी सर जी सर जी करने लग पड़ते। आज मैं मूड में हूँ इसलिए परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। सही सही। और जैसे ही माड़ा देखेंगे ना, ओए तू उसके ऊपर अपना रोब जमाना शुरू हो जाएंगे। हाँ। हज़रत अली करम फरमाया जब भी कोई शख्स किसी ताकतवर को देखे तो मस्कीन हो जाए, और मस्कीन को देखे तो ताकतवर हो जाए, वो कमीना है।
वर्ड यूज किया कि उसकी कमीनगी की हालत है। आपको कितने कमीने मिलते हैं ऐसे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घर बना ली, सारा कुछ है, अंदर की कमीनगी नहीं खत्म हुई। माड़ा बंदा देखा है मुलाजिम पे, अपने मातहत पे, किसी छोटे से इलेक्ट्रिशियन पे, किसी पीएन पे वो गुस्से झाड़े होंगे, उनको आंखें दिखा रहे होंगे, उनको तड़ियां लगा रहे होंगे कि तेरे पे मैंने जब पर्चा करवा देना, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। और ताकतवर देखेंगे ना, मिनिस्टर देखेंगे, वजीर आला देखेंगे, सर जी भगत करना, ये यकीन करें ये कमीनगी का ये एक्सपोज होती ही इन दो जगहों पे। मैं चंद दिन पहले एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो मेरे ऑफिस बैठे हुए, तो वो कहने लगे कि शाह साहब मुझे जरा बताइए ये आपकी तरबियत में किसका किरदार है। प्यार से उन्होंने कहा, मुझे पहले मैं सोचने पड़ा ये सवाल उन्होंने क्यों कर दिया। प्यार से कहा उन्होंने, तो मैंने ना मुनीबा उसी वक्त ना अपनी बेल मैंने दबाई, मैनेजर की बेल दबाई। अच्छा ठीक है। और वो मेरा जो असिस्टेंट था वो मेरे अंदर आया कमरे में, तो मैंने कहा बेटा बताइए साहब पिछले 20-25 मिनट से क्योंकि बैठे हैं, इनके ड्राइवर को चाय आपने पिलाई है? तो वो बोले एडिशनल सेक्रेटरी सर छोड़े सर, वो होगी चाय, कोई नहीं, हमने तो पी ली है ना। मैंने कहा मैंने इससे पूछा 1 मिनट रुक जाए जरा, तो जरा ठहरो तो वो साथ ही मेरा ड्राइवर बोला कि सर जो चाय यहाँ हमने सर्व किया ये सेम चाय एज इट इज ये हमने बाहर ड्राइवर को सर्व कर दी हुई। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे ऑफिस में बाहर रोड पे, जो रोड पे मेरे गार्ड्स सिक्योरिटी के लोग बैठे, वहां एक मैनेजर मैंने बिठाया हुआ जिसका काम है आने वाले हर शख्स के ड्राइवर को, उसके साथ को अमला है, उसका स्टाफ है, उसका पर्सनल स्टाफ है, सेम टी सर्व की जाए। ये नहीं हो सकता कि उनको आप थकी हुई चाय पिला दें, ये नहीं हो सकता उनको थके हुए बिस्किट खिलाएं। मैं सख्त वैसे भी खिलाफ हूं ये पाउडर वाली चाय और ये थकी हुई बेकरी के सामान के। मैं कहता हूं अगर खिलाना पिलाना एक ऐसी चीज है जो सीने से लगाने वाली चीज है ना, मुंह में जाना है और अंदर जाना है आपके, आप अच्छा खिलाएं। यानी मैं हक में हूं कि फ्रेश जूस पिलाना चाहिए, अच्छी चाय पिलानी चाहिए। तो वो कहने लगा, तो मैंने साथ ही मैंने कहा थैंक यू बेटा आप चले जाओ। तो मैंने फिर उन साहब से कहा, ब्यूरोक्रेट से, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा सर दिस इज तरबियत, ये मेरी तरबियत है और ये मैं आपको बता दूं मेरे माँ बाप ने की है। वो कहते हैं कि माड़े के साथ अच्छा सलूक करो, दुआएं माड़े से मिलती हैं, ताकतवर से नहीं मिलती। आप कभी मुझे ऑन सेट देखेंगे, जो सब माइक लगाने वाला कोई है, मैं उसके साथ ज्यादा हम्बल होता हूँ। मैं बाहर से अगर शुरू करूं मैं ज्यादा हम्बल होता हूं। मैं ताकतवर को हमेशा बराबरी की सतह पे लेता हूं, वो भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। मैं किस बात से झुक जाऊं? हाँ झुक सकता हूं उस्ताद के सामने, सही झुक सकता हूं इम्प्रेस होकर, यार इससे मैं मुतासिर हो गया हूं, यार ये क्या कमाल का किरदार है। सही पावर और पैसे से मैं कैसे मुतासिर हूं जो जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। जाना कब्र में है, हर एक की अपनी कब्र है। अच्छा पहली चीज वापस आता हूं, किसी की जगह पे खड़े होकर देखें तो आपको पता लगता है बर्दाश्त। दूसरी बात, इनटॉलरेंस उन लोगों में ज्यादा होती है जिनकी ईगो ज्यादा होती है। अब ये ईगो लाजिम नहीं पैसे की बेस पे हो, कहीं इबादत कर करके ईगो बढ़ा लेते हैं। कई लोग इतने नेक होते हैं, ये मुमताज मुफ्ती साहब का बड़ा जुमला है, वो फरमाते हैं इतना उजला मत बनो कि सब दागदार लगे तुम्हें। क्या बात है, सबके धब्बे तुम्हें नुमाया हो जाए। इतना उजला हो गए तुम, इतने उजल गए, यानी इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि मैं शायद फरिश्ता ही हो गया हूँ। हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह की को करम नवाजी है, हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़े, वो चराहों में नहीं जाते। असल का दूसरा कौल बड़ा खूबसूरत है। फरमान लगे कि अगर बाप की नीयत और बाप के गुनाह बेटे को पता हो, बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकता, उसके पास नफरत होगी इस चीज की। ये रब है जो सतारुल अयूब है, पर्दे डाल देता है, खबर नहीं है क्या क्या कुताइयां क्या क्या कमियां हम सब में है। यानी अपने आप को आजिज समझने वाला, अस्तगफार करने वाला, सजदा दिल से करने वाला और अपने आप को हकीर जानने वाला, यही दरवेशों फकीरों की प्रीचिंग थी ना। वो आप मिसाल लीजिए कि आप कभी प्रोग्राम किसी ऐसे शख्स के साथ कीजिए जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है, वो कहेगा जी मैं आम इंसान, वो दिल से कह रहा होगा, वो कहेगा जी मेरे में ऐसा कोई कमाल नहीं है, कुछ अच्छा है तो रब की करम नवाजी है, और जो शोबाजी नहीं होती ना उनके अंदर, क्या कहेगा वो, कहेगा जरूरत ही कोई नहीं है, कुछ अच्छा है। मैं कहता हूँ, हम अगर कहते हैं, मुनीबा कहती है मेरी तरबियत किसी ने की है, तो आप दरअसल क्रेडिट किसी को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो किसी की मेहरबानी, मेरी तरबियत अच्छी होगी। बिल्कुल। जब अल्हम्दुलिल्लाह आप में पाया जाता है तो फिर आप में ईगो नहीं होती, और ईगो का मतलब है किसी को बर्दाश्त ना कर। बर्दाश्त ही नहीं, आप कोई छोटी बात, कहा जाता है कि जनाब बर्दाश्त, किसी की गलत बात ही हम बर्दाश्त करते हैं। ये मतलब हम कहते हैं हमें किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, सही बात है तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। इम्तिहान ही वहां पे आता है हमारा जब हम किसी की गलत बर्दाश्त को, नापसंदीदा चीज को बर्दाश्त करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा शाह साहब, बच्चों में भी, खासतौर
अब नौजवान नस्ल में भी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, मैं भी उन्हीं में इंक्लूड करती हूँ। लेकिन ना आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, अभी आप जब बड़े होंगे, अभी तो आप स्कूल में मेरे छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, जब कॉलेज में जाएंगे फिर समझ आएगी बर्दाश्त। नहीं, मैं उस स्टेज से निकल आई हूँ, लेकिन अब भी मेरे से जो पीछे वाली जनरेशन है उनमें और ज्यादा ये बर्दाश्त की, टॉलरेंस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। घरों में लड़ाई झगड़े, नौजवानों में, मतलब ये चीज क्या ये वालिदैन से हमें मिल रही है? पूरी सोसाइटी में है जी, देखिए बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। दो चीजें मिस ना हो जाए, इसलिए मैं टाइम को देखते हुए बात को मैं चार होंगे 2-4 मिनट में मुकम्मल करूं। एक बात याद रखिएगा, सोसाइटी, दुनिया की कोई भी सोसाइटी सही खामोशी के साथ अपने सीनियर्स को फॉलो करती है। जो रवैया हमारे 10 सालों में सियासत में आपको नजर आएगा लीडर्स का, वही फॉलोअर्स का है। ठीक है, यानी अगर वो बदजुबान हो गए हैं तो फॉलोअर्स भी बदजुबान हो गए हैं। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि लीडर की जो टॉलरेंस है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ना करे, इनटॉलरेंस रिफ्लेक्ट ना करे उसके फॉलोअर में। फॉलोअर तो बड़े आराम से, यानी अब दुख की बात नहीं है ना, ये माशरा आशिक रसूल माशरा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात गिरामी तो सरापा माफी है ना। आपने तो टॉलरेंस करके दिखाई, ऐसी टॉलरेंस नहीं मिलेगी। exactly. आप फतेह मक्का के बाद देख लीजिए, आप जगह जगह, आप ताइफ के मकाम पे देख लीजिए, फरिश्ता आके कह रहे हैं आप हुक्म कीजिए, पहाड़ जोड़ देते हैं। अल्लाह कह रहा है आप क्या माफ किया, मैं रहमत का रसूल हूँ। अब अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तो सरापा माफी थी। अब यहाँ पर आशिक रसूल माशरा यानी फॉलो नहीं कर रहा सीरत को, बड़ी माफी के साथ ये कहूँ। आप जरा क्वेश्चन कीजिएगा लोगों से, 5 सीरत की किताबें बता दें, नाम ही नहीं पता उनको, पढ़े ही कोई नहीं उन्होंने। वो फॉलो तो कर रहे हैं अपने लीडर्स को, और जिन लीडर्स को कर रहे हैं कभी आप उनकी जुबान सुनिए, वो कितनी गलीज है, वो कितनी बोहतान वाली जुबान है। अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना फरमाया बोहतान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इल्जाम नहीं लगाना। हमारी पूरी सियासत, सियासी लीडर बोहतान की बेस पे चल रहे हैं, चीजें जस्टिफाई नहीं होती, साबित नहीं होती, और ऐसे ऐसे खतरनाक बोहतान लगाए जाते हैं, मैं बता नहीं सकता। आखिरी बात कह दूं, हमने अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को, अपने साथ जुड़े लोगों को और खुद को एक चीज समझानी है। अल्लाह ने सारी वैरायटी पैदा की है। 60 किलोमीटर के बाद ना मुनीबा लहजा बदलता है जुबान का। पंजाबी के लहजे को 60 किलोमीटर के बाद मुख्तलिफ, फैसलाबाद की पंजाबी हो रहा है, लाहौर की हो रहा है, exactly. सियालकोट की हो रहा है, इधर की गुजरांवाला की हो रहा है, और इधर नीचे उतर जाए ओकाड़े की हो रहा है, इधर की हो रहा है। यानी कि पंजाबी के लहजे। अच्छा, कल्चर में आप जरा नोट कीजिएगा, रहतल बैतल में फर्क पड़ जाता है, जनाजे खुशी गमियों में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, शादी की रसूम और रवाज में फर्क पड़ जाता है। जमीन, आप इधर की गाजर खाएं, लाहौर में बैठे हुए हैं, और पोटोहार बेल्ट की गाजर खाएं, दोनों के जायकों में फर्क है। आप यहाँ की गोभी लें और वहां की लगेगी गोभी, फर्क है। सिंध की भिंडी लें और यहाँ की भिंडी लें, दोनों के जायके में फर्क है। ये सारी जो वैरायटी है ना, हर जगह समुंदर नहीं है, कहीं खुशकी है, कहीं समुंदर है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है। चेहरे मोरे देख लें, आपके पाकिस्तान में कैसे कैसे चेहरों की कितनी वैरायटी, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको कहीं हमारे इर्द गिर्द चीनी चीनी से नजर आते, फीने फीने से नजर आते, इतनी वैरायटी है। अल्लाह ने ये सारी वैरायटी पैदा की है। ये वैरायटी अल्लाह को पसंद है। अगर पसंद ना होती तो सारे एक ही जैसे होते हैं, एक जैसे बना देता। अल्लाह ने वैरायटी पसंद की है। खुदा के लिए मुख्तलिफ को बर्दाश्त कीजिए, मुख्तलिफ से नफरत नहीं करनी होती। हमारा दुख आज का ये है कि हमने मुख्तलिफ से किसी बुनियाद पर, जुबान से मुख्तलिफ है यानी तासुब करेंगे नफरत, सोच से मुख्तलिफ है, नजरिए से मुख्तलिफ है, कपड़ों में मुख्तलिफ है, किसी हवाले से मुख्तलिफ है, हम उससे नफरत करेंगे। मुख्तलिफ को, वैरायटी को बर्दाश्त करना असल कमाल है। एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाएगी ना तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर भी लेंगे। वर्ल्ड टॉलरेंस डे था और उस पर हमने बात करने की कोशिश की है। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ तो अब आपने मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।